नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी के ऊपर मैं जब ट्रेड लिया था, वो बहुत मतलब हायर लेवल में था। हायर लेवल का मतलब क्या है, मैं एक बार आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न इसके ऊपर लेके जाता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनीज़ के ऊपर क्या बना था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कंपनीज़ के ऊपर एक एक बिग जैसे कप बना और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और मैंने इस जगह पे एंट्री लिया था। और एंट्री तब लिया जब इस हायर लेवल को वो ब्रेकआउट किया। अभी हायर लेवल ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको ये बताया कि नेक्स्ट एक स्ट्रांगली इस कंपनी के ऊपर एक रेजिस्टेंस आपको दिख जाएगा। रेजिस्टेंस का हम सप्लाई जोन देखने को मिलेगा। अभी देखिए, उसके ऊपर कोई भी लेवल्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट जो लेवल है वो बहुत ऊपर है। अभी करंट जो यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी था, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। अभी ये जो लेवल था वो कितना, कौन सा लेवल था, 64 के आसपास। अभी देखिए क्या यहाँ पे हुआ क्या। देखिए कंपनी फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और उसके बाद देखिए मैंने एंट्री लिया था और ऊपर गया, उसी लेवल को टच करके कंपनी नीचे आया। तो हमेशा आपको एक चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि ऊपर साइड में अगर कोई भी आपको रेजिस्टेंस दिखे, कोई भी रेजिस्टेंस सिर्फ नहीं, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन दिखे, तो उस लेवल से वो रीबैक जरूर करेगा। अगर रीबैक करने के बाद अगर फिर से वापस जाकर उस लेवल को ब्रेकआउट करे, तो सोचना वो मार्केट में उस कंपनी का अपट्रेंड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसको और कोई रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बायर इसको ऊपर ले जाने के लिए पूरा का पूरा तैयार है। क्योंकि जब ब्रेकआउट हुआ, हाई वॉल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिले और जब सेल ऑफ हो रहा है तो वॉल्यूम वीक होता जा रहा है। मतलब सेलर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितना बायर एक्टिव है। तो कहने का मतलब है, नेक्स्ट अगर ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस कम सप्लाई मिलेगा, सप्लाई जोन मिलेगा, वो 84.50 के आसपास मिलेगा और इसी लेवल को वो टच करने के बाद फिर से वापस आ सकते हैं और यहाँ से ऊपर जाकर टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। तो जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ वो 95 के आसपास। ये तो सब ठीक ठाक था, ठीक ठाक है कि मेरा टारगेट कहाँ पे है। मैंने टारगेट क्यों लिया वो भी चलो दिखा देता हूँ। देखिए, एक टाइम इस कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था। जैसे 5 साल में कंपनी का आरओई 6% के लॉसेस में थे। अभी वही आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी 19% तक देखने को मिला, जो हमेशा कहा जाता है कि 15% के ऊपर है तो बेस्ट माना जाता है। तो महाराष्ट्र जो बैंक है, वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बैंक है, तो उसमें ग्रोथ होना बहुत आसान नहीं था। फिर भी जितनी सारे पीएसयू कंपनी है, जितने सारे पीएसयू बैंक है, तो वो सारे बैंक में एक धमाका हो चुके हैं। तो उस बेसिस में यहाँ पे भी आपको धमाका देखने को मिलेगा। तो 5 साल में कंपनी का वीकनेस देखने को मिला था नेट प्रॉफिट मार्जिन में। इस बार 14% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो एक अलग लेवल में बेस्ट तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा हाई लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस कारण की वजह से मैंने टेल लिया वो है कंपनी का बैलेंस शीट। ध्यान से देखना, कंपनी के बोरिंग्स लगातार बढ़ते चले गए और बोरिंग्स बढ़ने के बाद कंपनी का जो रिजर्व है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। जब किसी कंपनी का बोरिंग्स और रिजर्व दोनों ही बढ़ रहा है, मतलब ये दोनों ही पैसा कंपनी के लैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब कंपनी इस दोनों पैसे को एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो ऑब्वियसली, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, जब इस पैसे को कंपनी लोन के हिसाब से देंगे तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी के ऊपर जरूर दिखेगा, क्योंकि कंपनी लगातार खुद के सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मैंने इस वजह से टेल लिया क्योंकि आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला है। जो 156 करोड़ के आसपास था, वो 300 करोड़ बना था, उसके बाद 700 करोड़, अभी 1000 करोड़ के ऊपर। एक अलग लेवल का ग्रोथ हर साल में कंपनी करते चले जा रहे हैं। तो इतने पॉइंट्स अगर पॉजिटिव हो, क्या उस कंपनी से दूर रहना चाहिए। देखिए म्यूचुअल फंड भी बाय कर रहा है और एफआईज भी बाय कर रहा है। तो ये सारे कारण की वजह से मैंने टेल लिया और आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। देखिए सुजलॉन के ऊपर मैंने एक टेल लिया था और टेल के ऊपर देखिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे कप विद हंड्रेड पैटर्न्स बना, 2 बार हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और मैं इंतजार कर रहा था जब भी इस लेवल को रिटेस्ट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो रिटेस्ट तो किया, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, इनसाइड कैंडल भी बना और ब्रेकआउट ऊपर साइड में हुआ था। फिर भी यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए 2 बार आया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद वो वापस जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम में उतना ज़्यादा
ग्रोथ यहाँ पे वॉल्यूम में देखने को नहीं मिला, तो मेरे हिसाब से एक अपटेन होने का कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर अपटेन हुआ, जो एंट्री मुझे इस लेवल में मिला, तो मुझे 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो स्विट्ज़रलैंड के ऊपर मैं सेम टू सेम कारण की वजह से मैंने एंट्री लिया, क्योंकि परफॉर्मेंस धीरे-धीरे करके अच्छा होता देखने को मिले है। आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स के मामले में कंपनी के सेल्स 1400 करोड़ से करीबन 1500 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का कंपनी का सेल्स यहाँ पे देखने को मिले है। और एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो पिछले सालों की तुलना से भी मतलब 4 गुना ज़्यादा हो गया और पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का डबल हो गया। तो यही एक कारण है जिस कारण की वजह से मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। बाकी देखिए, एक चीज़ बहुत बार मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर रिज़र्व नेगेटिव क्यों है? क्योंकि देखिए कंपनी की जो कर्ज़ा था, उस कर्ज़े को मिटाने के लिए कंपनी क्या-क्या खुद के जो रिज़र्व था, उस रिज़र्व को बेच दिए। कुछ रिज़र्व को कंपनी बेचा था इसलिए कंपनी का रिज़र्व नेगेटिव में चला गया और कंपनी का जो बोरिंग्स था, वो बोरिंग्स देखिए 17,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स था, वो कम होकर इस बार 146 करोड़ के आसपास कर्ज़ा हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस में सारे बिज़नेस को बंद करके सिर्फ़ अभी जो विंड प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर कंपनी काम किए जा रहा है। और इस कंपनी के ऊपर तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो इसका मार्केट शेयर है स्विट्ज़रलैंड का, वो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, वो है विंड इंस्टॉलेशन सेगमेंट। तो विंड इंस्टॉलेशन सेगमेंट जो है, उनमें से 33% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ के बेस्ट तरीके से एक परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड सेट मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से नहीं लिया क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी धमाका बाइंग कर रहा है। म्यूचुअल फंड ने बाई किया और साथ ही साथ एफआईएस तो 6% से होल्डिंग को डायरेक्टली 17.5% कर दिया इस लास्ट दिसंबर क्वार्टर में। तो सोचिए इतना बड़ा जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस रहेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। देखिए आईटीसी लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया की एक सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि कंपनी का एफएमसीजी बिजनेस तो है मगर सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सिगरेट में, मतलब तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर। और तंबाकू के ऊपर एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि एक गवर्नमेंट के जब भी कोई राय आते हैं तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, तो उस कंपनी का हालत बिगड़ जाता है क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा टैक्सेस चेंज करता रहता है। टैक्सेस कभी ज़्यादा कभी कम इस तरीके से करते रहते हैं, तो जिसके चलते कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर भी इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट और प्रॉफिट में कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करके रखा। कंपनी का पेपर बोर्ड का बिजनेस है, एफएमसीजी का बिजनेस है, होटल्स का बिजनेस है, एग्रोकेमिकल्स का बिजनेस है, तो इतने सारे टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो इतने सारे बिजनेस होने के कारण कंपनी ऑब्वियसली सिगरेट तो है ही, तो इतने सारे बिजनेस होने के कारण कंपनी की कभी भी सेल्स में कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो पिछली बार का कंपनी का सेल्स हुआ था 17,700 करोड़, इस बार वो बढ़ के हो चुके 18,000 करोड़। मतलब सेल्स में कमियां नहीं हुआ और प्रॉफिट में भी कोई कमियां देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिले है। तो इस सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव फीलिंग्स हमेशा कंटिन्यू करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर लगता है वो है कंपनी का कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो में आप कभी भी आपको नेगेटिव कैश फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी बता रहा है कि इस बार कंपनी का कैश फ्लो 18,800 करोड़ देखने को मिला। क्या सही में उतना पैसा कंपनी के प्रॉफिट में हुआ था? ऑब्वियसली 19,000 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ था। तो मतलब जितना प्रॉफिट वो खाते में दिखा रहा है उतना ही प्रॉफिट उसके जेब में भी आ रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है कंपनीज के लिए। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो लास्ट फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से लेकर एफआईएस पब्लिक, तो हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग रखे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के पास कितना 10% के पास होल्डिंग है और और एफएस के पास कितना करीबन 43% के आसपास होल्डिंग है। बाकी आदर्स मतलब एफएस के पास है, सॉरी डीएस के पास है 32% और पब्लिक के पास छोटे मोटे होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास तो जीरो होल्डिंग्स है। तो इस सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बुलिश फील देखने को मिल जाते हैं। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने बहुत पहले से एक एंट्री लेकर रखा हूँ। एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से देखा है तो एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना और फाइनली क्या हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी ऊपर भी गया था। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसी रेंज के बाद नीचे भी आया। तो देखिए कभी-कभी सिचुएशन इस तरीके से होता रहता है, ऐसे नहीं कि हमेशा आप जब एंट्री लेंगे तो वो टारगेट तक जाएगा। कभी-कभी वो रीबैक भी करेगा, कभी-कभी रिवर्सल भी करेगा, वहाँ से वो वापस जाने का भी कोशिश करेंगे।
तो सिचुएशन वाइज़ के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आप किस तरीके से सोचते हैं, वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।